वेलकम टू द क्लास। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की बहुत ही औसम वाली क्लास में, क्योंकि आज मैं आपको कराने वाली हूँ आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मुझसे ये मत पूछिएगा कि इसका नाम व्हीटस्टोन क्यों है, पूछ लो, चलो कोई बात नहीं, बता दूंगी। पूछोगे तो बताऊंगी, अदरवाइज नहीं बताऊंगी। कमेंट करके पूछो कि इसका नाम व्हीटस्टोन क्यों है, क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं है कहीं पर, आपको बुक में भी नहीं दे रखा। मैं नहीं बताऊंगी जब तक आप लोग पूछोगे नहीं, क्योंकि आप लोग है ना कमेंट करके बताते ही नहीं हो कि आपको कितनी अच्छी लग रही है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अब आप लोग जब तक पूछोगे नहीं ना, मैं बताऊंगी नहीं। क्लास में ऐसा ही होता है ना, जब हम लोग स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो टीचर आपको सब कुछ बताते हैं। तो बच्चों को ना मतलब कोई वो कहते हैं ना मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं बताओ हमें ये क्यों है, इसका नाम ये क्यों है। आपका मुझे नहीं पता, हमें बहुत होती थी। हम लोग तो मतलब दिमाग खा जाते थे टीचर का, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हो सकता है, हमें बताओ, हमें पूरा बताओ। मतलब टीचर को ना पता हो ना बेचारा, तब भी हमारा बताते थे हमें। सो भाई, आज मेरी सुंदर सी राइटिंग में आप ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हो, मैंने बहुत सुंदर सी राइटिंग लिखा है, मजाक कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपके मतलब सिलेबस का, आप लोग देख सकते हो। और एक बात और बता दूं, ये टॉपिक अभी हाफ है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, ये टॉपिक अभी आपका बिल्कुल हाफ है। अभी मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिखी नहीं है। कभी आप लोग ये सोच रहे हो कि सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, अभी तो ये टॉपिक हाफ है, कुछ भी नहीं लिखा। अभी तो सिर्फ मेन चीजें लिखी है मैंने यहाँ पे। सो भाई, सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन ही इतना बड़ा है कि आप लोग ऐसे करके और सुनते रहोगे। लेकिन हाँ, एक बात की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज किसी भी बुक से करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बुक से नहीं, किसी दूसरे कहीं भी मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं है। इवन देखो, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी कराऊंगी, क्यों है ये, क्या है ये, किस काम आता है, ये भी कराऊंगी। और यहाँ पर मैं आपके नोट्स भी प्रिपेयर कराऊंगी। सो इतने में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है यार, और क्या चाहिए। अब तो कमेंट करके बता दो, बता देना, बता दो नहीं, बता देना कि आपको समझ में आया कि नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं, बहुत प्यार से समझाऊं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएं, और आपको ना मतलब बट्टे नंबर आने चाहिए। 5 मार्क्स के तो 5 नंबर पूरे। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि आपका अगर एग्जाम में ये टॉपिक आ जाता है तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये है क्या चीज, पहले वो चीज समझते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले देते हैं हम लोग, जब भी हमें कोई बड़ा क्वेश्चन मिलता है ना, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर पे उसकी लिखते हैं डेफिनेशन, ठीक है, कि ये आखिर में होता क्या है। सेकंड नंबर पे हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल। वैसे मैंने प्रिंसिपल बाद में लिखा है, वो आपकी मर्जी है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा कंस्ट्रक्शन, कि इसमें क्या क्या चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा डायग्राम, कि इसका डायग्राम क्या है, जो मैंने साइड में लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन मैंने बता रखी है, प्रिंसिपल बता रखा है, कंस्ट्रक्शन बता रखा है, डायग्राम बता रखा है। फिफ्थ होती है हमारी थ्योरी। आप इसको थ्योरी बोल सकते हो या फिर आप इसको वर्किंग भी बोल सकते हो। मैंने ये अभी लिखी नहीं है, ना अभी कराई है, ना आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये मैं आपको कराऊंगी जब मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगी। ये आप चाहें तो अपने साइड में जो आप नोट्स लिखते हैं वहां पे नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका वो है कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं, देन उसके बाद जो ये मैंने प्रिंसिपल लिखा है, प्रिंसिपल ऊपर आएगा। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन, जो मैंने यहाँ से, जो ये आप एरो देख रहे हो, यहाँ पे आप एक डेफिनेशन, यहाँ पे मतलब एक हेडिंग दोगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ तक आपका कंस्ट्रक्शन है। देन उसके बाद ये डायग्राम आपका आएगा यहाँ पे। मैं चाहती हूँ एक ही बार में मतलब कुछ भी इरेज करे बगैर सारी चीजें आपको यहीं पे करा दूं, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से कराऊं और फिर आप मार्क्स भी पूरे नहीं लेकर आओ। सो मार्क्स पूरे लेकर आना, इसको इरेज कर देना। समझ गए सारी चीजें। तो चलो शुरू करें, फिर रेडी हो जाइए फटाफट से, क्या कराने वाली हूँ मैं आपको। सो भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा यहाँ पे कि ये है क्या चीज। सो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज। एक ब्रिज बना हुआ होता है ऐसे, एक ब्रिज होता है फॉर एग्जाम्पल के ऐसे है, तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ऐसे होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपका रेजिस्टेंस P, Q, R, S, 4 रेजिस्टेंस होंगे।
विच इज यूज्ड फॉर, क्या काम करना है हमें इन 4 रेजिस्टेंस का, हमें क्या लेना देना है। सो विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वन अननोन रेजिस्टेंस इन द टर्म ऑफ अदर नॉन रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस होंगी, मैं बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इक्वेशन दू, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अगर मैं आपको यहाँ पे x की वैल्यू दे दूं तो आप y निकाल लोगे, y की वैल्यू दे दूं तो आप x निकाल लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ x1 है, y फाइंड आउट करो, सो ये हो जाएगा आपका 2 into 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू ऑल्सो 1। अगर मैं आपसे कहूँ कि y आपका 2 है और x निकालो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, आपका x 1/2 आ गया। यानी कि एक वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो आप दूसरी वाली बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पे इस व्हीटस्टोन ब्रिज की टर्म है। अगर आपको इनमें से मान लो मैं r ना दूं और आपको बाकी के तीनों नोन है, आपको इनकी वैल्यू पता है, तो आप इन तीनों की हेल्प से फोर्थ वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। समझ में आया? तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हीटस्टोन क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस इन विच 3 रेजिस्टेंस आर नोन एंड 1 रेजिस्टेंस इज अननोन। एक अननोन होगा, एक को आप नहीं जानोगे उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन थर्ड आप बाकी के तीनों आपके क्या रहेंगे, नोन रहेंगे। समझ में आया? ये तो है डेफिनेशन। अब आते हैं हमारे अरेंजमेंट पे, या फिर मैं कहूँ अपना कंस्ट्रक्शन पर। सो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप हेडिंग डाल दोगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस। ये एक्चुअल में क्या काम करता है, ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का काम करता है। ठीक है, सो पी रेजिस्टेंस इन आर्म ए और बी की आर्म में, हाथ में P रेजिस्टेंस है, एंड रेजिस्टेंस Q इन आर्म BC। Q जो है वो BC की आर्म में है। आर सेट टू आर्म रेशो आर्म्स, इनको क्या बोलते हैं, रेशो आर्म्स बोलते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, रेशो बनाते हैं। आर्म AD कंटेन अ नॉन रेजिस्टेंस R, AD में एक नॉन रेजिस्टेंस है, इसकी आप वैल्यू जानते हैं, विच कैन बी वेरिड द अननोन रेजिस्टेंस S जो है ये अननोन होगा, इसकी वैल्यू हम नहीं जानेंगे, और V को आप चेंज कर सकते हो। मतलब ये तो आप जानते ही होगे, इसकी वैल्यू अगर नहीं भी जानते तो चेंज कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। सो अननोन रेजिस्टेंस एस पुट इन आर्म DC, अ सेल EMF वाला एक सेल लगा हुआ है, एक की लगी हुई है K1 हमारे पास, इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड C। A यहाँ से चला और C तक अटक गया, तो A और C के बीच में हमारे पास एक EMF है और हमारे पास की है K। सो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। इसको यहाँ पर आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और मैं ऐसे होप करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर इस चीज को कैसे डिफाइन किया है। आगे ये चीज समझ में पक्का? ग्रेट, चलिए ठीक है। सो ये तो हो गया हमारे यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल वैसे यहाँ आएगा, आप लिख लेना प्रिंसिपल। इट इज 4 रेजिस्टेंस, इफ 4 रेजिस्टेंस PQRS, अगर आपके पास 4 रेजिस्टेंस है जिसका नाम है PQRS, आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ब्रिज, क्या बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ब्रिज बना रहे हैं, एंड ब्रिज बैलेंस्ड देन, और ये जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है, तो क्या होगा, हम इनका रेशियो कर देंगे P/Q R/S। सिंपल, ये इसका प्रिंसिपल है। इफ 4 रेजिस्टेंस PQRS आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ब्रिज एंड ब्रिज बैलेंस, देन P/Q इज इक्वल टू R/S। हमने बोला P को जानते हो, R को जानते हो, Q को जानते हो, S को निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं P आपका 2 ओम है, Q आपका 3 ओम है और R आपका 1 ओम है। S फाइंड आउट करो, तो क्या नहीं कर सकते, क्या बहुत इजी है, P की जगह 2 रख दो, Q 3 आ जाएगा, R 1 S फाइंड आउट करना है हमें, S को वहां ले जाओ। सो S इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, S की वैल्यू आ जाएगा 3/3। कितना इजी है, कितना इजी है बताओ। तो अगर आपके पास 4 रेजिस्टेंस हो और 4 वो आपके बैलेंस्ड हो, कनेक्टेड हो ब्रिज के थ्रू, तो अगर आपको 3 रेजिस्टेंस पता है, 1 रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो निकाल लो।
ठीक है, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन की, और प्रिंसिपल मैंने करा दिया। डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है, एक ऐसे काजू कतली बनानी है, मजाक कर रही हूँ, एक इस तरह का आप लोग बना लेंगे। देन उसके बाद उसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। सभी आर्म्स में, चारों आर्म्स में आपको क्या करना है, एक एक रेजिस्टेंस लगा देना है। अगर आप चाहते हो आपका डेरिवेशन में कुछ गड़बड़ ना हो, तो डेरिवेशन में जो वैल्यू आप लिख रहे हो ना यहाँ पे ABCD, वो सेम ही लिखना, आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी। तो जहां मैंने जो नाम लिख रखा है वो नाम याद कर लेना, अदरवाइज बाद में गड़बड़ कर दोगे आप लोग। समझ में आया? कुछ नहीं किया, देखो अभी कुछ भी मत देखो, करंट वरंट मैं आपको बताऊंगी कहाँ से जाएगा। बस आपको 5-6 चीजें याद रखनी है, ABCD PQRS, आर यहाँ पे मत लिखना, PQRS, और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपको ये बताता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं है, बस इतना बताएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको वैल्यू नहीं बताता गैल्वेनोमीटर, वैल्यू आपको एमीटर बताता है। करंट को मेजर करने के डिवाइस का नाम एमीटर होता है, वो आपको ये बताता है कि कितना करंट है सर्किट में। गैल्वेनोमीटर आपको सिर्फ ये बताता है यस करंट है कि नहीं है। समझ गए? इतना समझ में आया? अब मैं आपको कराने वाली हूँ थ्योरी। अब हम लोग करने वाले हैं हमारा थ्योरी पार्ट, ठीक है? तो रेडी हो जाओ जल्दी से, इतना लिख लो फटाक से, क्योंकि अब आने वाली है दिमाग की चीजें। ये मैंने आपको करा दिया, सेम टू सेम अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना, सेम टू सेम अपने एग्जाम में लिख कर आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, करें शुरू? चलिए फिर जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए करते हैं अब हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पार्ट को, जो कि है हमारा थ्योरी पार्ट। अगर आपने ये थ्योरी पार्ट को समझ लिया ना, बस सब कुछ बहुत इजी है। सो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये थ्योरी पार्ट करा देती हूँ, थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं। देखो थ्योरी पार्ट आपको ऐसे लिखना है, मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है। अगर आप लोग मतलब 5 मार्क्स में अगर आप बुक के हिसाब से चलोगे ना, तो इतना बड़ा तो आपका थ्योरी पार्ट ही है, क्योंकि उसमें ज्यादा डिफाइन किया हुआ है। हमें इतना डिफाइन नहीं करना है, हमें बस जो जरूरत वाली चीज है उसको समझना है। सो अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें हैं, पहला है मेरे पास ये, सेकंड है वो। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ, क्योंकि अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया ना, तो थ्योरी तो आप अपने मन से अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थ्योरी पार्ट करा रही हूँ, तो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। मैं भी आप लोगों को बहुत आराम से सारी की सारी चीजें समझ में आ जाए। देखो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर EMF E है, ठीक है? जैसे ही हम इस की को क्लोज करते हैं, देखो की है ना 2 तरह की होती है, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बिल्कुल बेसिक से। की 2 तरह की होती है, एक तो ये की होती है, अगर ये की ऐसे है तो इसको बोलते हैं ओपन की, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर आपकी की ऐसे है तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड की, मतलब करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे ही एक होती है ये वाली की, इसको भी बोलते हैं आपकी ओपन की। अगर इसके बीच में ऐसे पॉइंट है, इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये आपका क्लोज सर्किट है। तो छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाते हुए चल रही हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका की है K1, जैसे ही ये की मैंने यहाँ पर क्लोज्ड की, यहाँ से करंट चलना शुरू हो जाएगा, और जो कि हम लोगों को पता है कि बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। पॉजिटिव से आपका करंट निकलना शुरू हो जाएगा। कहाँ से निकलेगा? ये छोटी छोटी चीजें आप लोग समझ के चलिए। सो करंट हमारा कहाँ से निकलेगा? करंट हम लोगों का निकलेगा बड़ी वाली डंडी से, यानी कि बड़ा वाला जो हमारा EMF है ना, जो बड़ी वाली डंडी है, उसमें से हमारा यहाँ पे करंट क्या करने लग जाएगा? फ्लो। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ से करंट आपका फ्लो करेगा आई, ये आपका जंक्शन आ गया। मैंने आपको जंक्शन रूल सिखाया था ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हमारा जो जंक्शन रूल होगा ना, वो इसीलिए होता है ताकि मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझा सकूं। तो ये जंक्शन आ गया, लेकिन इस जंक्शन पे क्या हुआ? इस जंक्शन पे 2 लाइन आ गई, एक इधर एक इधर। अब क्या करें? तो ये बहुत इजी है समझना, बस यहीं पर ही थोड़ा सा समझना है। अगर आपने यहाँ पर ये चीजें समझ ली ना, बस फिर तो आप बहुत आसानी से सारी चीजों को कर दोगे। सो देखो भाई देखो, मम्मा फॉर एग्जाम्पल मम्मा हमारे लिए चॉकलेट लेकर आई हैं, तभी हमारे कजन आ गए। अब क्या करें? तो उस चॉकलेट के 3 हिस्से होंगे ना, तो सेम ऐसा ही यहाँ से करंट गया, इस पॉइंट पे 2 हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि लेने वाले 2 हैं।
ये हमारी मम्मा चॉकलेट लेकर आई, आई लेकर आई यानी कि चॉकलेट। अब हम इस चॉकलेट के 2 पीसेस करेंगे, लेकिन ये 2 पीसेस इतनी आराम से नहीं होंगे, ध्यान से देखना। मैं मानती हूं कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारा I1 है, यानी कि हम लोगों ने क्या कर दिया है, I1 को यहाँ से भेज दिया है, समझे। यानी कि एक चॉकलेट में से हमने क्या कर दिया है, पीस कर दिया है, यानी कि I में से I1 का पीस कर दिया। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पर R1 के पास जाएगा I माइनस I1। भाई जितना बचेगा वो R ले जाएगा, सिंपल सी बात है ना। मैं समझाती हूँ, देखो मम्मा ने हम लोगों को 10 रुपए दिए, ठीक है। अब ये 10 रुपए हमें 2 लोगों में बांटने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ने ले लिए 7 रुपीज, तो जो दूसरे वाला होगा वो कितने लेगा, 10 माइनस 7 3 तो लेगा। तो बजाय इसको 3 लिखने के हम लिख रहे हैं 10 माइनस 7। तो मम्मा चॉकलेट लेकर आई, आई में से I1 को हटा दिया, तो यहाँ कितना बचा, I माइनस I1। अगर आपको ये छोटी सी चीज समझ में आ गई तो बाकी की तो आप नॉर्मली कर ही लोगे। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। हम गए I1 को लेकर आगे, I1 अपने बाकी के कजन्स को दिखाने गया कि मम्मा चॉकलेट लेकर आई हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही छोड़ देंगे, अब इनमें भी क्या होगा, हिस्सा होगा। अब हमने क्या किया, हमने ना I1 में से आधा करंट इसको, यानी कि जब भाई कजन्स आए हुए होते हैं तो चॉकलेट थोड़ी सी तो देनी पड़ेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दे देते हैं करंट थोड़ा सा, IG दे देते हैं। अब इसको हम इसका नाम रख देते हैं IG। IG नाम क्यों रखा मैंने इसका, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर करंट है, गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया IG। तो अभी यहाँ पे कितना बचेगा, सेम एज जैसे यहाँ I माइनस I1 बचा था, तो यहाँ क्या बचेगा, I माइनस IG। समझ में आई ये चीज क्या है, I माइनस IG। अब ये वाला हम लोग आगे लेके गए थे, तो ये वाला भी आगे लेके जाएंगे। तो इस पॉइंट पर ये IG करंट आ रहा है यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे ये वाला करंट जाएगा। तो अब दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG, यानी कि ये यहां से आ रहा था, ये यहां से आ रहा था। अब दोनों कहते हैं चलो सारी चॉकलेट मिलाते हैं फिर चलते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहां से आए, यहां से आए, और फिर उसके बाद क्या करके जा रहे हैं, उसके बाद यहां से निकल जाएंगे। अब यहां से I माइनस IG आ रहा है C पॉइंट पर ऐसे करके यहाँ से, और यहाँ से I माइनस I1 प्लस IG आ रहा है। तो हमें पता करना है यहाँ कितना करंट आया। तो देखो साइड में बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आए, ठीक है। देखो कैसे याद रखोगे, देखो हमारे पास यहाँ करंट क्या है, I माइनस I1 प्लस IG, ये वाला भी इस पॉइंट पे आके ऐड हो जाएगा, प्लस I माइनस IG। तो जो कटता है वो काट दो। कैसे, देखो I, कोई I है नहीं, I है नहीं है, दिख रहा है ना, एक मिनट, ये I1 है भाई, यहाँ पे ये I1 आएगा। ये I1 क्यों आएगा, क्योंकि I1 चल रहा था ना। अब देखो I1 पॉजिटिव I1 नेगेटिव, IG पॉजिटिव IG नेगेटिव, कितना बचा, I बचा, यानी कि यहाँ से कितना करंट आएगा आपका I। जितना करंट यहाँ से चलना शुरू हुआ था, सारे जंक्शन में से निकलने के बाद लास्ट में वही करंट बचा है। समझ में आया, आई नो थोड़ा सा पजलिंग हो गया है, लेकिन सच्ची में बहुत मजेदार है। अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ गया ना तो बहुत इजी हो जाएगा। एक बार आप डायग्राम को ना अपनी रफ नोटबुक में बनाकर देखो, जल्दी करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, सिर्फ डायग्राम बनाना है। एक बार इस चीज को करके देखो कि आप लोगों से ये होता है कि नहीं होता है। मुश्किल तो नहीं कह सकते कि मुश्किल है, टफ है, टफ तो नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ईजी है। 1 बार 2 बार करने की जरूरत पड़ सकती है, ये मानती हूँ मैं कि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिस तो है, लेकिन टॉपिक बहुत इजी है। और एक बार अगर समझ में आ गया ना फिर तो आप बस कर दोगे, फिर तो आप कर दोगे, इतना तो मुझे भरोसा है। मैं एक बार इसको दोबारा से कराती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि मैं टॉपिक आगे करा दूं, क्योंकि अभी तो इसका डेरिवेशन बाकी है, अभी इसका डेरिवेशन हुआ नहीं है ना, अभी तो इसका डेरिवेशन बाकी है। तो मैं पहले आपको इसका डेरिवेशन करा देती हूँ, देन इसके बाद में आपको ये मतलब पहले मैं ना डायग्राम पूरा कराती हूँ। देखो दोबारा से देखो इस चीज को, ऊपर वाले को बना लेना, देख देख के देखो। हमारे पास है ना यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस थे, ऐसा ऐसा करके मैंने यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस ले लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लास्ट टाइम है ये,
तो ये हमने लास्ट ये ले लिए। सो ये हमारा P, ये हमारा Q, ये हमारा R, ये हमारा S और बीच में हमारा आ गया यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। ध्यान से देखना, यहाँ से ना, यहाँ से हम लोगों का करंट जाना शुरू हुआ था, यहाँ से हमारा करंट आया I, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा A पॉइंट है, A, B, ये आपका C और ये आपका D। तो यहाँ से I करंट आना शुरू हुआ, तो मैंने इसको, यहाँ से I करंट आया, इसको I1 में बांट दिया। यहाँ क्या बचेगा, I माइनस I1। यहाँ से चल कर गए, यहाँ से हम लोगों का क्या बचा, यहाँ हम लोगों ने IG भेज दिया, यहाँ पे हम लोगों को बचा I1 माइनस IG। ये IG आगे मिलेगा, ये IG यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हम लोगों का ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा। सो I माइनस I1 प्लस IG, और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ से करंट कितना आएगा आपका आई नो थोड़ा सा पजलिंग है, इतना भी वो नहीं है, लेकिन आप टोटली भी ये नहीं कह सकते कि कुछ भी समझ में नहीं आया। ये आपको थोड़ा सा समझ के चलना है कि किस तरह से मैंने इसको यहाँ पर सोल्व किया है, कैसे आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। और ये डायग्राम है ना, कम से कम आपका आधा पेज लेगा आपके एग्जाम में, कम से कम। बाकी तो आप पर डिपेंड करता है आप कितने एरिया में इसको कवर करते हैं। अदरवाइज आपका ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बनाओगे ना और टीचर खुश हो जाएगा अगर आपने ये सही सही बना दिया तो। और एक बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे हमारे स्मार्ट बनते हैं, वो सोचते हैं टीचर को थोड़ी पता लगेगा, थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। ये आपकी गलतफहमी है। एक टीचर देखते ही बता सकता है कि डायग्राम बिल्कुल सही है या नहीं है, एरो आपने सही लगाया है कि नहीं लगाया है। इतना ज्यादा परफेक्शन होता है टीचर का। सो टीचर को कम मत समझा करो भाई, ठीक है। तो अब मैं आपको थ्योरी कराती हूँ कि मैंने आखिर यहाँ पे किया क्या है। देखो, लेट I बी द टोटल करंट गिवन आउट बाय द सेल। हमारा सेल E था, इसने टोटल करंट I दिया है। दोबारा से, हमारे पास सेल E था, उसने टोटल करंट आपको E दिया है। E से हमारा I करंट यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ऑन रीचिंग द पॉइंट A, जैसे ही E A पॉइंट पर हमारा करंट पहुंच गया, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक B के साइड और एक D के साइड। सिंपल। किस किस में डिवाइड हुआ, I1 इज द फ्लोइंग थ्रू द पॉइंट P, I1 जा रहा है P की तरफ, एंड I माइनस I1 थ्रू R, I माइनस I1 थ्रू R। At B, the current I1 divided into 2 parts. B पर I1 आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। IG थ्रू G, IG G की तरफ चला गया, I माइनस IG, I1 है ये, ठीक है। I1 माइनस IG आपका Q की तरफ चला गया, यानी कि DC की तरफ। The current IG through the arm BD and I1 minus IG through BC, I1 minus I1, I माइनस I1 प्लस IG थ्रू DC। अब हमें इसका क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है, जो कि हम वेरीफाइड करेंगे हमारे किरचॉफ्स लॉ के थ्रू। अब लगाना है हमें इसमें किरचॉफ्स का करंट रूल, देन उसके बाद हमारा वोल्टेज रूल, और यहाँ पर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा भाई। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आया, थोड़ा सा तो करके देखो, थोड़ा सा तो समझो। देखिए, इसको है ना, मैं आपको और थोड़ा सा इजी करके समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक ना आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। कोई चांस ही नहीं है कि मतलब ये टॉपिक आपका ना आए। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में आपको कराती हूँ। आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब जो हमें करना है ना, अब सिर्फ हमें क्या करना है, हमें इस पे किरचॉफ्स लॉ लगाना है। सो मैंने दोबारा आपके लिए क्या किया है, मैंने इस डायग्राम को इरेज किया है। दोबारा से एक बार मैं इसको आपको बताती हूँ कि कहाँ से करंट गया है, क्योंकि देखिए जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि करंट कहाँ से गया है, कैसे गया है, हमारा जो सर्किट बनेगा, जो हमारा लूप बनेगा, वो कहाँ से बनेगा, तब तक आप इसका डेरिवेशन कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, हमने आपसे ये कहा, जब मैंने आपको कंस्ट्रक्शन कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होंगे। रूल भी यही बोलता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कि आपके पास 4 रेजिस्टेंस होने चाहिए। तो मैंने एक ब्रिज बना दिया है, क्योंकि प्रिंसिपल बोलता है 4 रेजिस्टेंस ब्रिज में होने चाहिए और ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। सो ये 4 रेजिस्टेंस चारों ब्रिज पे हैं। ये हमारा P, ये हमारे
सो यहाँ पे है ना हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हो गए और हमारा यहाँ पे जंक्शन हो गया A, हमारा जंक्शन B, हमारा जंक्शन C और हमारा जंक्शन D। यहाँ पर हमें एक गैल्वेनोमीटर लगाना है। गैल्वेनोमीटर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हमें डिफ्लेक्शन शो करता है कि यहाँ से करंट आपका फ्लो करेगा या करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। ये सिर्फ आपको डिफ्लेक्शन शो करता है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे ईएमएफ लगाया है और हमारी की है। अब होता क्या है, बहुत इजी है भाई। हमारे ईएमएफ यहाँ से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। मान लीजिए ये करंट हमारा आई है, ये करंट मेरा यहाँ से फ्लो किया है। जब ये करंट इस जंक्शन पर जाएगा तो जंक्शन पर जाने से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट आई बी द करंट गिवन आउट बाय सेल, इफ बी बाय सेल, सेल हमें करंट देगा। ऑन रीचिंग द पॉइंट ए पॉइंट पर आने के बाद इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो हम मान लेते हैं कि एक करंट हमारा यहाँ से जाएगा जिसका नाम है I1, ठीक है। सो हमने कहा I1 इज फ्लोइंग थ्रू P से जा रहा है I1। हमारे R से क्या जाएगा भाई, जो I में से I1 निकालने के बाद बच जाएगा वो करंट हमारा R से जाएगा। तो क्या I माइनस I1, इतना करंट हमारा यहाँ से जाएगा। अब हम गए आगे की तरफ। सो एंड I माइनस I1 थ्रू R, I माइनस I1 थ्रू R। एट B द करंट I1 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। B पर आने के बाद अगेन हमारा जो करंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट तो जाएगा G में, जिसका नाम हम लिखेंगे गैल्वेनोमीटर करंट यानी कि IG। सेकंड जाएगा हमारा यहाँ पर, तो इसमें से IG को क्या कर दो, माइनस। सो I1 माइनस IG, इतना करंट हमारा यहाँ से जाएगा। देखिए IG थ्रू गैल्वेनोमीटर G में से IG जा रहा है एंड I1 माइनस IG थ्रू Q से हमारा कौन जा रहा है, I1 माइनस IG। अब हम और आगे आएंगे हमारे नेक्स्ट जंक्शन की तरफ। द करंट IG थ्रू द आर्म BD एंड I माइनस I1 थ्रू AD, ऐसे हमारा करंट जा रहा है, ठीक है। अब कंबाइन टू सेंड अ करंट I1 माइनस I1, I माइनस I1 प्लस IG थ्रू S में से यहाँ से करंट जाएगा आपका D के थ्रू। कौन सा करंट जाएगा, ये यहाँ से आएगा IG, ये यहाँ से आएगा और कंबाइन हो जाएंगे, तो ये जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, इतना करंट हमारा कंबाइन होगा। अब ये करंट हमारा यहाँ से जाएगा और ये करंट हमारा यहाँ से जाएगा और ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब ये आपस में यहाँ से जुड़ेंगे तो ये और ये वाला करंट आपस में कंबाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। और जब ये यहाँ से कंबाइन होगा तो सिर्फ I करंट निकलेगा। जो करंट आपका यहाँ से गया था वही करंट यहाँ से फ्लो होके माइनस में जाएगा। अब ये I क्यों आया वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाली लाइन से ये वाला करंट आया, ये वाली लाइन से ये वाला करंट आया, दोनों को कंबाइन करो। I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG। तो देखो I1 प्लस का I1 माइनस का I1 कैंसिल, माइनस का IG प्लस का IG कैंसिल, बचा क्या, करंट। तो करंट I की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। यानी कि सर्किट में जंक्शन रूल क्या बोलता है, जितना करंट आपका गया था ना, जितने करंट ने एंट्री ली थी सर्किट में उतना ही करंट आपका आउट भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ से जा कोई रहा है और फिर निकल कोई रहा है, ऐसा नहीं होता है। जितना करंट आपका सर्किट में एंटर करेगा उतना ही करंट आपका सर्किट में आ जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। तो आपको ये सर्किट अब कितना अच्छे से समझ में आया मुझे जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आए, इसलिए मैंने डायग्राम को दोबारा से इरेज करके बनाया, ठीक है। ये चीज समझ में आई आप लोगों के, आई होप आ गई होगी। अब भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को ना एक छोटा सा काम करना है। अब हमें ये देखना है कि जो प्रिंसिपल बोल रहा है, प्रिंसिपल ने बोला था P/Q इज इक्वल टू R/S, तो क्या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें ये फाइंड आउट करके दिखाना है। तो करें फिर शुरू। देखिए जब भी हमें किसी सर्किट में से कुछ भी वोल्टेज या करंट को फाइंड आउट करना होता है हम उसमें किरचॉफ्स रूल लगाते हैं। सो अब हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ्स रूल। सो नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल टू क्लोज्ड लूप A B D A, A B D A।
क्लोज का मतलब होता है जहां से आपने स्टार्टिंग की है वहीं पर खत्म करना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका V इजिकल टू क्या है IR, अगर आपके पास V इजिकल टू IR है तो आप वोल्टेज रूल में क्या लगाते हो IR लगाते हो। तो जहां जहां आपको करंट की वैल्यू दिख रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो R के साथ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो मैं करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये फोकस करो, हमारे पास है यहाँ पे A B D A, तो हम सबसे पहले जाएंगे A से B की तरफ। सो A से B की तरफ करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है IP, सो I1 और P मल्टीप्लाई बाय P, ठीक है। अब हम जाएंगे B से D की तरफ, सो B से D की तरफ, तो IG करंट है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, तो प्लस IG, वेरी गुड। अब हम जाएंगे D से A की तरफ, D से A की तरफ वापस। अब यहाँ पर एक चीज फोकस करने की है, जब आप ऐसे जा रहे थे और आप ऐसे जा रहे थे तो आप एरो के साथ थे। देखो हम ऐसे गए और एरो के साथ नीचे आ गए, लेकिन अब जब हम ऊपर जाएंगे D से A की तरफ तो एरो उल्टा है, तो यहाँ उल्टी डायरेक्शन के लिए माइनस का साइन लग जाएगा। करंट कितना है आपका I माइनस I1, रेजिस्टेंस R इजिकल टू 0। अगर आपको याद नहीं है तो मैं किरचॉफ्स रूल को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जब भी हमारे पास सभी करंट का सम होता है हमेशा समेशन 0 के इक्वल होता है। जिन बच्चों ने किरचॉफ्स लॉ की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, नहीं पता किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, तो यहाँ पे उनको समझ में नहीं आएगा मैंने यहाँ 0 क्यों रखा है। सो इसको दे देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ये चीज समझ में आई। नाउ अप्लाइंग Kirchhoff's rule, now applying Kirchhoff's rule to closed loop। अब हम दूसरी वाली लूप लेंगे, BCDB। देखो अब आप खुद करके दिखाओ, मुझे खुद से ट्राई करके देखो, कुछ धीरे धीरे करेंगे ना आप लोग तो आपको आ जाएगा। अगर आप लोग धीरे धीरे खुद से करके देखेंगे ना, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया, सिर्फ क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया और जहां पर भी करंट आया, करंट के साथ जो भी रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करते चले गए, उन सबको हम लोग कंबाइन करते चले गए, है ना। इतना ही किया। सेम ऐसे हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे B से C की तरफ। सो B से C की तरफ तो पहले हमारा करंट I1 माइनस IG, सो I1 माइनस IG मल्टीप्लाई में है हमारा Q। देन उसके बाद हम जाएंगे C से D की तरफ, C से D की तरफ। सो उल्टी डायरेक्शन में, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, हम एरो के अपोजिट आ रहे हैं। सो माइनस साइन आएगा, I माइनस I1 प्लस IG और मल्टीप्लाई में हमारा S। अगेन हम माइनस की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि हमें D से B की तरफ जाना है। अगेन हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा IG और अगेन हमारा 0 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। जिन बच्चों को डायग्राम बनाना आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, करंट की वैल्यू कहाँ से आई, कैसे डिवाइड किया, कैसे मैंने समझाया है और कैसे मैंने लूप बनाए हैं, लूप में किस तरह से साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, जिन भी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई, ये टॉपिक उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग है। इतना इजी टॉपिक है ये, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ डायग्राम की जो मेन इंपॉर्टेंस है वो देखनी है। देन उसके बाद आपको लूप बनाना आना चाहिए, किस तरह से हमारा लूप बनता है, किस तरह से हम दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। बस अगर आपको इतनी सी चीजें समझ में आ गई देन आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चंस को सोल्व किस तरह से करना है और आप किसी भी वे में कहीं पर भी किरचॉफ्स रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई आपको? पक्का श्योर? मैंने एक बार आपको पूरा का पूरा समझा दिया है अच्छे से, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतनी चीज आप लोगों को? श्योर हैं आप लोग? ग्रेट। अब हमें क्या करना है, सपोज हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं
Ig is equal to 0 because हम मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर डू नॉट डिफ्लेक्टेड या फिर नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। हम मान लेते हैं कि हमारा जो करंट यहां से गया था ना, जो करंट यहां से गया और यहां डिवाइड हुआ, वो गैल्वेनोमीटर में जा ही नहीं रहा, वो हमने 0 मान लिया, हमने नेग्लेक्ट कर दिया। सो पुट Ig is equal to 0 in equation 1 and 2, in equation 1 and 2 इक्वेशन में आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको Ig दिख रहा है ना, उनको सबको 0 कर दीजिए। सिंपल, करके देखो जल्दी से एक बार, होता है या नहीं होता है आपसे। बहुत इजी है। देखो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में करेंगे। सो जब हम इसमें करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, I1P प्लस Ig0 G माइनस I माइनस I1 R इज इक्वल टू 0, यही है। नेक्स्ट वाली I1 माइनस 0 Q माइनस I माइनस I1 प्लस 0 S माइनस 0 G इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, I1P प्लस, यहाँ पे ना ये तो 0 ही हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा नहीं लिख रही हूँ, माइनस I माइनस I1 R इज इक्वल टू 0। इस वाली को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, I1Q, देख लो I1Q, यहाँ पे 0 है ना, तो ये तो 0 ही हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस I माइनस I1 मल्टीप्लाई में S इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 एंड इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 4। या फिर रुको एक मिनट, इसको आप ऐसे कर लो, ये जो माइनस का साइन है ना, इस वैल्यू को उधर ले जाओ, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी I1P इज इक्वल टू I माइनस I1R, और ये वाली हमारी हो जाएगी I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1S। ये इक्वेशन 3 एंड ये इक्वेशन 4। नाउ डिवाइड इक्वेशन 3/4, 3 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। सो जब आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो I1 कैंसिल, I माइनस I1 कैंसिल, ये आपका बचेगा P/Q इज इक्वल टू R/S। और यही हमारा फाइनल रिजल्ट हमसे पूछा गया था हमारे किरचॉफ्स के जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें। देख लीजिए, इतना भी मुश्किल नहीं था, इतना क्या, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मैं दोबारा आपको यही बात रिपीट करूंगी, मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया, आपको करंट की डायरेक्शन समझ में आ गई, तो सिंपली आपको ये वाली लाइन बनानी आनी चाहिए जो कि एक लूप के थ्रू चलेगी। किस तरह से, कौन सी डायरेक्शन से आपकी कौन सी वैल्यू बाहर निकल रही है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें यहाँ पर समझ में आ जाती हैं, देन उसके बाद आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है, Ig की वैल्यू 0 करनी है, माइनस वाली वैल्यू को उधर लेकर जाना है। सॉरी, बताइए, इतना मुश्किल तो नहीं है जितना हमें लग रहा है, मानते हैं इस बात को। सो इस रिजल्ट को ना फाइनली आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है। कभी आप सोचिए इसको यहीं स्किप कर दें, या तो यहाँ पे लिखिए हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखिए कि कुछ भी चीजें लिख दीजिए कि जैसे PQNR है, ये नॉन रेजिस्टेंस है, S हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया, वो चीजें मैंने आपको पहले करा दी थी कि फर्स्ट आपको डेफिनेशन देनी है कि कैसे करना है, ठीक है, मतलब क्या है ये, क्यों है ये। सेकंड आपको प्रिंसिपल देना है, देन उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा आपका कंस्ट्रक्शन, फोर्थ नंबर पे आएगा आपका डायग्राम, और फिफ्थ नंबर पे आएगी आपकी ये थ्योरी, और थ्योरी के बाद आपका डेरिवेशन तो इसके अंदर ही आ जाएगा।
थ्योरी में आप ये बताएंगे कि कहाँ से, थ्योरी लिख दो उसको या वर्किंग लिख दो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 5 पॉइंट्स आप लिखोगे तभी आपको कहीं जाकर 5 मार्क्स मिलेंगे। और गलती अगर आपने डायग्राम में कहीं भी एरो में कर दी या कहीं पर भी करंट की वैल्यू माइनस प्लस में कहीं गड़बड़ कर दिया, पूरा का पूरा उस पर पानी फिर जाएगा। और ये जो चीज है ना, ये तो जब तक आप अपनी रफ नोटबुक में कर करके नहीं देख लेते ना, अपनी रफ नोटबुक नहीं भर देते अच्छे से, तब तक आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। तो इतना आसान भी मत समझो, लेकिन इतना सीरियस भी मत लो। डरना नहीं है, ठीक है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि आपको कैसे लिखना है, और बहुत इजी है। डायरेक्शन अगर आप याद रखोगे तो बस आपको ये लूप याद रखना है, लूप याद रखना है। और हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं याद रखना, V इक्वल टू IR। जहां पर भी लूप में रेजिस्टेंस और करंट मिले, रिलेशन बना दो दोनों का, यानी कि रेजिस्टेंस और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, करंट रेजिस्टेंस। जहां भी करंट रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई कर दो, जहां भी करंट रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई कर दो, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जहां पर आपको करंट मिले, जहां पर आपको रेजिस्टेंस मिले, मिल पकड़कर और बस मिला दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी बात, माइनस साइन का ध्यान रखना। जब आप एरो के साथ साथ जा रहे हैं तब तक ठीक है, अगर एरो आपके अपोजिट जा रहा है, आप ऐसे जा रहे हो, एरो ऐसे आ रहा है, तो वहां पे माइनस साइन लगाना मत भूलना, जैसा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, देखो। देन उसके बाद जैसे ही आपकी इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन बनने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, फिर आपको IG को 0 कर देना है। हमें ये बताना है कि करंट जो यहाँ से हमें भेजा था ना हमने, वो करंट IG में गया ही नहीं, रिफ्लेक्शन 0 कर रहा है वो करंट, बस यहाँ से गया, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, ऐसे करके बताना है हमें कि हमारे पास तो करंट आया ही नहीं IG में। तो IG में अगर करंट नहीं आया तो IG की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर IG की वैल्यू 0 हो गई तो सिंपल सी बात है, हम क्या कह सकते हैं कि भाई IG को 0 रख दो। अगर IG की वैल्यू ही 0 हो गई तो आप IG की वैल्यू को 0 रख दो दोनों इक्वेशन में। देन उसके बाद सोल्व आउट कर दो, डिवाइड कर दो, आपके पास सेम वही रिजल्ट आएगा जो आपको प्रिंसिपल में बताया गया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करें। देखो, अगर इस पे न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे सोल्व करो। आपको मिला है यहाँ पे P/Q इज इक्वल टू R/S। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि P आपका 2 ओम है और R आपका 4 ओम है और Q आपका 3 ओम है। सोल्व करो तो भाई ये S निकालना है, हमें S नहीं पता कितना है, रखो वैल्यू। ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 4/S, यही होगा। S को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका S इज इक्वल टू 4/2 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा 12/2 6। आपके S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ऐसे हमें वैल्यू निकालनी है व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स की, है ना इजी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कितना आसान था ये चीज को समझना, है ना। तो आपको ये रिजल्ट है ना लास्ट में याद रखना है कि P/Q इज इक्वल टू R/S। दूसरी बात, जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे तो मैं आपसे ये सजेशन देना चाहूंगी, ऐसा मत करना कि आप अपनी मर्जी से ही रख रहे हो P/Q/R/S, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जो बुक में दिया हुआ है और जो टीचर्स ने कराया है वो करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। अगर उल्टा सीधा करोगे तो बाद में आपको ही दिक्कत आएगी, क्योंकि रूल इज रूल। हम जो पढ़ रहे हैं ना एक्चुअल में वो अप्लाइड फिजिक्स है। अप्लाइड मतलब ऑलरेडी वो सब कुछ एक्सपेरिमेंटल हो चुका है, आपको बस अप्लाई करनी है, आपको अप्लाई करना है। अगर आपको बता दिया कि P/Q है तो आप P/Q ही लिखोगे, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, जो मन में आया वो लिख दो, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, कोशिश करो कि इन चीजों को यहीं पे समझ जाओ। ओके, सो मैं ऐसी होप करती हूँ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से अपनी रफ नोटबुक में डायग्राम को बना बनाकर अपनी रफ नोटबुक भर दो अगर अच्छे से समझना चाहते हो। और भाई ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आ सकता है, सो जल्दी से इसको करके देखना। सबसे पहले रफ नोटबुक में जब तक आपको ना आ जाए ना, एक बात का ना दिमाग में बस बैठा लो, जब तक आप लोगों को रफ नोटबुक में ये ना आ जाए तब तक फेयर में उतारोगे नहीं आ रहा दोबारा करो, नहीं आ रहा दोबारा करो, दोबारा वीडियो देखो, दोबारा समझो, कर करके देखो जब तक नहीं आ रहा है। लेकिन जब तक आ नहीं जाता इसके नोट्स नहीं बनाओगे। आपको आपकी फायदे की बात बता रही हूँ, क्योंकि अगर एक बार हम फेयर नोटबुक में लिख देते हैं ना, नोट्स बना लेते हैं, तो मन को ये रहता है कर लेंगे बाद में,
लेकिन जब तक आप ये ठान लोगे ना कि जब तक मुझे ये टॉपिक नहीं आएगा मैं इस टॉपिक को फेयर नोटबुक में लिखूंगा ही नहीं, मजाल ही नहीं है कि आपको वो चीज समझ में ना आए। ये ट्रिक होता है, ट्रिक। जैसे 3 इडियट मूवी में करता है, कहते हैं ना कि दिल, ये जो मन होता है ये पागल होता है, इसको पागल बना के रखो, बुद्धू बना के। तो बस ऐसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इसको पहले रफ नोटबुक में करो, देन उसके बाद इसको फेयर नोटबुक में नोट्स बनाना। अब मैं ना आपको इसकी कुछ एप्लीकेशंस करा लूं। एप्लीकेशंस मतलब ये यूज कहाँ पे होता है, क्या इसकी खासियत है, सारी चीजें मैं आपको कराऊंगी। लेकिन उससे पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप इसको अच्छे से करके देखिए, ठीक है? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद में इसकी एप्लीकेशन आपको फटाफट से करा देती हूँ। सो हमारा जो टफेस्ट टॉपिक था ना वो हमने यहाँ पर हमारा कंप्लीट कर लिया है। हमने हमारा जो प्रिंसिपल था वो प्रूव कर दिया है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होते हैं, 4 रेजिस्टेंस P Q R S, वो चारों ही रेशो में होते हैं और उनमें से 3 रेजिस्टेंस हमारे अननोन होते हैं और एक अननोन होता है। ये चीज दिमाग में जरूर याद रखना है ना कि 3 हमारे कैसे होते हैं, नोन होते हैं, एक हमारा अननोन होता है। उन तीनों नोन की वजह से हम उस अननोन रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज हमारी क्लियर है। सो वो करने के बाद हमारा जब ये निकल कर आ गया, हमने प्रूफ कर दिया है, अब हमें कुछ चीजें हैं जो नोट करनी है। अभी ये जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ ये 2 जगह आपको काम आएगी। पहली, अगर आपको एग्जाम में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज से दे दिया जाए तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी जगह, अगर आप कभी भी इंटरव्यू देते हैं या फिर प्रैक्टिकल में वाइवा देते हैं, ये प्रैक्टिकल तो आपका होना है और ये हमारा टॉपिक है ही प्रैक्टिकल टॉपिक। सो यहाँ पे जब आपसे ये प्रैक्टिकल कराई जाएगी तो वहां से वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स करा रही हूँ जहां से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाएंगे और आपके वाइवा क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, ये नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या नोट करना वो देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ नल मेथड, ये एक नल मेथड है। हेंस द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज वेरी एक्यूरेट। कई बार क्या होता है, जब भी हम फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो हम वैल्यू ऐसे कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी वैल्यू आ रही है 0.99, तो हम उसको बजाय ऐसे लिखने के हम उसको नियरली लिख देते हैं 1, कि ये 1 के इक्वल है। लेकिन आप व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, आप व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर वो वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट होगी, या तो 3 या 4, या अगर वो पॉइंट में आ रही है तो वो पॉइंट में ही होगी। आप उसको नियरली इक्वल, एज इक्वल नहीं लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिए, फाइनल में जब आपको कभी भी एक्सपेरिमेंटल कराया जाए, इसका एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर आपकी जो वैल्यू आई है आपको वही वैल्यू लिखनी है और वही वैल्यू आप एग्जामिनर को भी बताएंगे। आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है? तो आपसे पूछा भी जा सकता है तो कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, नॉन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू जो होती है वो एक्यूरेट क्यों ली जाती है? आप बताएंगे ये एक नल है, ये एक नल मेथड है, यानी कि जिसमें हमारा जो मेजरमेंट आता है वो आप ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते, वो आपकी हमेशा एक एक्यूरेट वैल्यू ही आएगी। ये चीज समझ में आई? क्लियर हो गई ये छोटी सी चीज आपको कि आप लोग उसको नॉर्मली ऐसे ही नहीं लिख सकते, ठीक है? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड रिमेन्स अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड का मतलब कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आपको याद है ना, जब मैंने आपको कराया था व्हीटस्टोन ब्रिज तो हमने ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगाए थे। ये रेजिस्टेंस क्यों लगाने पड़ते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी अप्लायंसेस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत पड़ती है, तो ये जो आपने लगाए हैं ना ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। लेकिन ये चीज तो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। वैसे इसका शुरुआत कैसे हुआ था? हमारे जो ओम सर थे
साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था वोल्टेज आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। जैसे ही आपके सर्किट में वोल्टेज आएगी करंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर जैसे ही ये साइन है यहाँ से हटाया तो एक हमारे पास कांस्टेंट आ गया आर, यानी कि वोल्टेज के साथ करंट आएगा और जहां पे करंट होगा रेजिस्टेंस उसका साथ साथ ही चिपक कर चलता है, तो रेजिस्टेंस हमेशा आएगा। तो आपको याद है ना, जब हमने यहाँ से सेल में से करंट को पास किया था तो यहाँ से जब करंट जा रहा था तो करंट आई था, तो इस करंट का भी तो खुद का कोई रेजिस्टेंस होगा ना। ये वाले जो रेजिस्टेंस है ये तो हमारे रेजिस्टेंस है जिनको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, कि इस करंट का खुद का भी तो पर्सनल कोई रेजिस्टेंस होगा। ये हमारी वोल्टेज देगा, जो हमारा सेल है वो वोल्टेज देगा, और जब वो वोल्टेज देगा तो करंट आएगा और करंट के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। तो रूल क्या बोलता है कि अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है सर्किट में, उससे व्हीटस्टोन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, वो अनअफेक्टेड ही रहेगा। ना ही वो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कोई फर्क पड़ने देगा, यानी कि ना तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कोई फर्क डाल सकता है, ना ही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो सर्किट में पहले से मौजूद है वो कोई इफेक्ट डाल सकता है। ये चीज समझ में आई? ये इजी है ना? तो आपको यही चीज यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि जो हमारी चीजें हैं वो नॉर्मली होती हैं, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो तभी हमारा काम करेगा जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात होगी। तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि हम लोगों का जो यहाँ पे वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू हमारी टोटली जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर मेजर करते हुए चलनी है। अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो जाए तो आप मुझसे इस बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैं पहले ये चीज बता रही हूँ, ये आपके कहीं पर भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, या फिर क्या पता आप लोगों को फाइनल एग्जाम में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाकर बोल दे कि बताइए कि अगर हम लोगों के पास मैं आपसे बोलूं कि आपके पास P की वैल्यू 2 ओम है, Q की वैल्यू 3 ओम है और R की वैल्यू 4 ओम है, तो S की वैल्यू बताइए। इफ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है तो क्या वो इफेक्ट करेगा? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्चुअल में कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। समझ लो इस चीज को, इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर का जो सोर्स होगा मतलब रेजिस्टेंस होगा उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? बताइए, आना इजी है ना, मुश्किल नहीं है। सो आई होप कि आपको ये सेकंड वाली लाइन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सिर्फ लेना देना 4 रेजिस्टेंस से होता है, P, Q, R, S, एक्सटर्नल से, इंटरनल से और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ग्रेट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाली वैल्यू पे। So Wheatstone bridge become very sensitive when resistance in all the 4 arms of bridge are almost same. Oh my God! यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये सेंसिटिव हो जाएगा। अगर अब भाई एक बात बताओ, सोचो मैं सबकी वैल्यू 1 रख दूं, मैं इन सबकी वैल्यू 1 रख दूं तो S भी क्या आएगा आपका 1, और अगर ये सारे ही 1 हो गए तो जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1। सो ये कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा अगर आपके चारों के चारों आर्म्स में जो भी रेजिस्टेंस है, भाई 4 आर्म्स में 4 आर्म्स में कितने रेजिस्टेंस होंगे? 4 रेजिस्टेंस होंगे, और अगर आपके ये चारों के चारों रेजिस्टेंस एक ही जैसे हो गए, सेम हो गए, तो ये वाला आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, सीरियसली बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। ठीक है, कि हमारे जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट में आपके चारों के चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग आनी चाहिए। अब आते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पर, जो हमसे कह रही है इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर वेरी हाई एंड वेरी लो रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज में
इतना करंट आ रहा है कि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू ही नहीं फाइंड आउट कर पा रहे। सो ना तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हाई रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता है, ना ही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज लो वैल्यू को, लो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता है। यानी कि ये हमेशा एक नॉर्मल रेजिस्टेंस पर ही काम करेगा, लो हाई किसी पर भी काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? क्या आपको ये चारों की चारों लाइन समझ में आई? ये जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, किस तरह से आपको ये डिफाइन करने हैं, किस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे आपको ये भी लाइंस अपने नोट्स में एडअप करनी है। समझ गए? आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस कंप्लीटली टॉपिक को आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट्स बनाएंगे, लेकिन तब जब आपको डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आ जाएगा, आपको एक एक एरो बनाना बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप नॉर्मली भी बना सकते हो कि ये करंट यहाँ से जाएगा, ये वैल्यू हमारी यहाँ से जाएगी, और आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। एंड आई होप सो आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे। ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कैसी भी कंफ्यूजन आ जाती है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, या मुझे कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन देखिए, इसका करने का एक ही सॉल्यूशन है, आप कुछ टाइम के लिए थ्योरी को भूल जाइए। आप सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस रखिए। पहला तो डायग्राम, और डायग्राम में उसकी एक एक एरो की डायरेक्शन। जब तक आपको उसकी एरो की डायरेक्शन नहीं आएगी, करंट फाइंड आउट करना नहीं आएगा, ये टॉपिक आपको कभी भी आने से रहा। दूसरी चीज ये कि इसकी एक एक वैल्यू पर जब आप इसका वो बनाओगे, आप इसका लूप बनाओगे, तो इस लूप में किस तरह से आपको करंट देना है, कैसे कैसे आपको वैल्यू शो करनी है, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से इसको करके देख लो। ठीक है? देन उसके बाद इसकी जो डेरिवेशनल इक्वेशंस हैं वो भी आपको बनानी आनी चाहिए। अगर आपको वो बनानी नहीं आई तो आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे, तो आप डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज तो आपको तभी आएगी जब आप खुद से करने की कोशिश करोगे। राइट? तो इनको करने की कोशिश करिए भाई, करना तो आपको पड़ेगा ही। इसका दूसरा सॉल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं है, सच्ची में हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि नॉर्मली करने से ये हो जाएगा, तो नहीं, नॉर्मली करने से तो ये आपसे नहीं होगा, खुद करके देखोगे तभी होगा। सो आप खुद देखिए, चारों लाइंस आपको नॉर्मली जो है लर्न हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हमें जो कोड लाइंस जो है, इंपॉर्टेंट नोट जो है हमें याद रखना है। फर्स्ट कि एक्यूरेट वैल्यू शो करेगा, देन उसके बाद हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है नॉट अफेक्टेड होगा, यानी कि कोई इफेक्ट हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज पर नहीं डालेगा, ना ही गैल्वेनोमीटर का कोई रेजिस्टेंस इस पर कोई इफेक्ट डालेगा, और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा अगर आपके 4 आर्म्स के चारों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू शो करने लगेंगे। देन उसके बाद ना तो ये आपको हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू शो करेगा, ना ही ये आपको लो रेजिस्टेंस की वैल्यू शो करेगा। सो देख सकते हैं आप लोग, मेरी तरफ से ये टॉपिक बिल्कुल मैंने करा दिया है, अपना बेस्ट देने की मैंने कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। आप खुद ही देख सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। एक जो घंटा होता है ना, उसकी 1 घंटे की वीडियो प्रिपेयर करने के लिए कम से कम ना 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन करना किस हिसाब से उसको, क्योंकि आप खुद जानते हैं इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। थ्योरी इतनी ज़्यादा है कि करने बैठो, अगर आप बुक में देखोगे ना तो बुक के हिसाब से आपकी नोटबुक के कम से कम 5-6 पेज भर जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने वो चीज़ें यहाँ से निकाली हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। इधर उधर की जो लाइन्स हैं, जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं, जिनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, वो लाइन्स मैंने यहाँ से कट आउट भी कर दी हैं। सो मैंने इतने हिसाब से आपको कराने की कोशिश की है। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ, तो क्या आप खुद अपने लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आप रियल में चाहते हो कि ऐसे ही जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे मैं आपको कराऊं, आपको समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बताओगे ना, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट नहीं कराऊंगी पक्का। ठीक है? देखो, मैं भी आपको कराना चाहती हूँ, मेरे को मज़ा आता है पढ़ाने में, मेरा काम ही पढ़ाने का है।
मैं भी चाहती हूँ कि बच्चों को समझ में आए, उनको अगर देखो आपको रियल में समझ में आ रहे हैं ना, तो आप अपने दोस्तों को भी बताओ, उनके साथ शेयर करो। आपके कॉलेज में, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग लगता होगा, और भी टॉपिक जो मैंने कराए हैं वो उनको कंफ्यूजिंग लगते होंगे। अगर आप लोग ये चाहते हो कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो जल्दी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपको सीरियसली मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं सभी वीडियोस पर चेक करती हूँ कि आपने क्या क्या कमेंट किया है, आपको कितना पसंद आ रहा है, ठीक है। तो मुझे प्लीज एक बार करके बताइए। और हाँ, एक चीज और, मैंने एक होमवर्क देना है आपको। आप लोगों का होमवर्क ये है कि जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना, रफ नोटबुक में जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो प्रैक्टिस करने के बाद आप फेयर नोटबुक में क्या करोगे, अपना पूरा नोट्स बनाओगे और कमेंट बॉक्स में लिखोगे होमवर्क डन, होमवर्क हो चुका है। होमवर्क क्या है, पहले प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में, देन उसके बाद आप लोगों को अपनी नोट्स बनाने हैं। नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलोगे, आपका बेनिफिट है, ठीक है। मैंने समझाया भी था एक बार, साथ साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके काम करना, अच्छे से होगा, समझ में भी आएगा। तो चलिए फिर बाकी के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना नोट्स पूरे करिए, होमवर्क पूरा करिए, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।